फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की सजाए मौत, नोबडी वाज हेल्ड अकाउंटेबल, लॉ एनफोर्समेंट फोर्सेस मर गई। तो बड़ी सियासी शख्सियात की आपस में मीटिंग हुई है। बहती गंगा में हाथ धोना, इमरान खान के अगेंस्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टेंपल ऑन द साइट ऑफ द डिमोलिश्ड मॉस्क। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं दाश मियां, मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। आज बहुत सारी खबरें हैं जो मैं शेयर करना चाहती हूं आपके साथ, और वो सब बहुत ज़रूरी हैं। उनमें से कोई एक भी ऐसी नहीं है कि उसके बारे में आप कह सकें कि जी ये कम इम्पॉर्टेंट है या इसको स्किप किया जा सकता है। इमरान खान साहब ने जो हाई कोर्ट में तोशाखाना केस के बारे में इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा की थी, उसको रिजेक्ट कर दिया गया। आगे हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक बहुत बड़ा और हिस्टोरिक फैसला करने जा रही है नेक्स्ट वीक हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के बारे में, और उस बेंच को लीड कर रहे हैं काजी फाइज ईसा। एक तरफ जी बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ी सियासी शख्सियात की आपस में मीटिंग हुई है, और इलेक्शंस के ऊपर उसका बड़ा इन्फ्लुएंस आने वाला है उस मीटिंग का, उस बारे में भी बात करेंगे। एक तरफ एक मस्जिद को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है और उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। डिस्ट्रॉय करने के बाद उसको एक अचीवमेंट के तौर पे देखा जा रहा है। एक तरफ कश्मीर के इशू को जी फिर से जो है हाईलाइट में लाने की कोशिश चल रही है, और उसके बारे में फिर से बात शुरू हो गई है। इस सारी चीज़ के ऊपर अभी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया हुआ तो अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड आगे शेयर ज़रूर करें। 21 अक्टूबर 2022 को इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को नाअहल करार दिया था तोशाखाना केस में। उस फैसले को चैलेंज करने के लिए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस किया, और लाहौर हाई कोर्ट में भी इसका जो है केस हुआ है। अब इनका 18 जनवरी 2023 में ये अपील दायर की गई कि जी हमारा लाहौर हाई कोर्ट में भी इसकी समाअत चल रही है, तो इस केस को सिर्फ वहीं रखा जाए, और हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस अपील को वापस लेना चाहते हैं। लेकिन इसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया है अपील, और ये कहा है कि जी यहाँ पर इसकी आपने केस किया था, आपने यहाँ पे इसको चैलेंज किया था, तो अब इसकी समाअत भी यहीं पर ही होगी। बाकी इन डेप्थ डिटेल नहीं बताई गई कोर्ट की तरफ से कि क्या रीजंस हैं, और वो फ्यूचर में शायद जो है वो बता देंगे। बाकी जो दो बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियात की आपस में मुलाकात हुई है, और पर्पस था उसका इलेक्शंस। ओबियसली आजकल कोई सियासतदान दूसरे को चाय पे नहीं मिलता, वो उनका पर्पस जो है ना यही है कि इलेक्शंस का किससे फ़ायदा मिल सकता है, तो उससे जाके जो है वो मुलाकात हो रही होती है। अभी नवाज शरीफ और चौधरी शुजात हुसैन की मीटिंग हुई है, पर्पस इलेक्शंस ही था, मिलके गवर्नमेंट बनाना, और गवर्नमेंट तो देखते हैं किसकी बनती है, लेकिन वही कि मुस्लिम लीग काफ जो है PMLN के साथ जो है ना वो सीट्स के ऊपर इलेक्शन लड़ना चाह रही है। जो परवेज़ इलाही है और चौधरी शुजात हुसैन है, इनकी जो पॉलिटिकल मोटो है ना वो सो फार अब इतने सालों में यही रहा है कि बहती गंगा में हाथ धोना, जहाँ का रुख होता है ना हवा का, उस तरफ चल पड़ो। अभी अगर बड़ी बात है कि परवेज़ इलाही तो टिके हुए हैं PTI के इतने बुरे हालात में भी, लेकिन PTI जीत गई तो एक भाई की चलो गवर्नमेंट पर रहेगा, अगर नवाज शरीफ साहब जीत गए तो दूसरा भाई गवर्नमेंट में रहेगा। अच्छा फ़ायदा तो रहेगा, लेकिन इनकी आपस में वैसे तो जो है क्लैशेस ही चल रहे हैं दोनों भाइयों के। बट आप ये देखें कि इमरान खान साहब जेल में हैं, PTI फुल स्कैटर्ड है, सारे लोग छोड़ के जा रहे हैं, जो रुके हुए हैं उनके लिए चीज़ें मुश्किल बनी हुई हैं, और अभी भी उनको जो है ना मर्जिंग की ज़रूरत पड़ रही है दूसरी पार्टियों को एक दूसरे के साथ इनको टैकल करने के लिए। PDM बनाई थी इमरान खान के अगेंस्ट सारी पार्टियां, और एक तरफ और इमरान खान एक तरफ, सारों ने अपने इख्तलाफात ज़िंदगी में अगर कभी ख़त्म किए हैं तो उसका रीज़न पाकिस्तान नहीं बना, उसका रीज़न इमरान खान साहब बने। ये तो अभी इलेक्शन जब 8 फरवरी 2024 में होंगे तभी पता लगेगा कि पार्टी जो है कौन सी जीतती है, किसकी गवर्नमेंट बनती है। अभी तो इट्स टू सून टू टेल। पाकिस्तान में जी ब्लैक डे मनाया गया है क्योंकि 31 साल पूरे हो गए हैं बाबरी मस्जिद को जब डिस्ट्रॉय किया गया था इंडिया में, और एक टेररिस्ट अटैक था ये, और इसके बारे में कोई इकदाम नहीं किया गया, किसी बंदे को नहीं पकड़ा गया, नोबडी वाज हेल्ड अकाउंटेबल, लॉ एनफोर्समेंट फोर्सेस मर गई इंडिया की इस मामले को लेके। हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने भी स्टेटमेंट इसके लिए जारी की है, उसमें उन्होंने कहा है कि इट इज़ लमेंटेबल दैट इंडियाज सुपीरियर जुडिशरी नॉट ओनली एक्विटेड द क्रिमिनल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस हेटफुल एक्ट बट ऑल्सो अलाउड द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टेम्पल ऑन द साइट ऑफ द डिमोलिश्ड मॉस्क। The temple is expected to be inaugurated in January 2024, months before the next general elections in India. ये आखिरी लाइन है ना
कि जी मंथ्स बिफोर द नेक्स्ट जनरल इलेक्शंस इन इंडिया, ये आपको जो है इनकी पूरी माइंडसेट, इनका पूरा रेसिपी इनकी इलेक्शंस की जीतने की बता देती है। लास्ट टाइम भी उन्होंने एक हरकत करनी थी और वो उन्होंने की। इट इन्वॉल्व इस्लाम और पाकिस्तान और कश्मीर, बस 3 चीज़ें ये हैं वो जिनका इस्तेमाल करके आप इंडिया में प्राइम मिनिस्टरशिप जीत सकते हैं। लास्ट ईयर वो पाकिस्तान था, डायरेक्टली यहाँ पे अभिनंदन गिरा आके और उसको हमने वापस कर दिया उठा के, जिसको वो बोलते रहते हैं कि हमने जो है ये तो विन की है चीज़। पता नहीं किस किस्म की इनका फिल्मी माइंडसेट है। इस दफ़ा वो एक टेम्पल बना रहे हैं जो कि मंथ्स बिफोर रेडी हो जाएगा। एक माइटी टेम्पल है वो, जो है लेवल पे बना रहे हैं और किस जगह के ऊपर बना रहे हैं, जिसको ना ही कंडेम किया गया बल्कि वो शुरुआत थी इंडिया में इस्लामोफोबिक सेंटिमेंट की इस हद तक जोर पकड़ने की, जब बाबरी मस्जिद गिरी थी। उसके बाद से इंडिया में बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। जो जवाहरलाल नेहरू हैं, उन्होंने अपनी डेथ से थोड़ा पहले ही कहा था कि द डेंजर टू इंडिया मार्क यू इज नॉट कम्युनिज्म, इट इज़ हिंदू राइट विंग कम्युनलिज्म। ठीक है, यानी कि इंडिया में कोई भी चीज़, ना ही वहाँ के मुसलमान, ना ही वहाँ पे रहने वाले जिस चीज़ को एक थ्रेट समझते हैं, कोई करप्शन, कोई चीज़ वहाँ पे मसला नहीं इंडिया को बनाएगी, इंडिया को कोई चीज़ ख़त्म नहीं करेगी। अगर इंडिया को कोई चीज़ ख़त्म करेगी तो वहाँ के हिंदू राइट विंग ग्रुप है ना, जो वो, उन्होंने उनके बारे में बात तो की थी, अभी वो एग्जिस्ट क्या करेंगे, वो वहाँ पे रूल कर रहे हैं। अभी ये जो इनके इंडियन होम मिनिस्टर है अमित शाह, वो एक कंट्रोवर्शियल मूव एक और इन्होंने जो है किया है कि द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2023 एंड द जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023, इसके अकॉर्डिंग जी 24 सीटें जो हैं ये रिजर्व की गई हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए। ये वर्ड वो इस्तेमाल करते हैं हमारे कश्मीर के लिए, और वो समझते हैं जी ऑब्वियसली कि ये उनके साथ बिलोंग करता है। और इसमें उन्होंने लाइक क्लियरली कह दिया कि ये हमारा एरिया है एंड दिस बिल इज टू गेट देम राइट्स, दिस बिल इज टू गेट गिव देम रिप्रेजेंटेशन। ये उनको राइट्स और रिप्रेजेंटेशन देने के लिए है कश्मीर के लोगों को जो पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई किए हुए हैं। इसमें अभी तक पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड नहीं किया इस इंडियन एक्शन के ऊपर, लेकिन वही वाली बात कि इलेक्शन से पहले आप इनसे हर चीज़ एक्सपेक्ट करें। इलेक्शन से पहले आप इंडिया से कश्मीर से रिलेटेड, खुद पाकिस्तान से रिलेटेड और इस्लामोफोबिक जो भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ है ना, उनसे रिलेटेड आप एक्सपेक्ट करें। खैर अभी हम बात कर लेते हैं जिसके बारे में मैंने शुरू में जिक्र किया था कि एक बहुत बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान करने जा रहा है। वो है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की सजाए मौत के बारे में। वो हैं जी जुल्फिकार अली भुट्टो साहब, और उनको आप जैसे जानते हैं कि भुट्टो पार्टी के वो फाउंडर हैं, और अप्रैल 2011 में जो आसिफ अली जरदारी जब उसमें प्रेसिडेंट थे तब उन्होंने ये केस दायर किया था, और इसमें था कि जी इसको जो है रिविजिट किया जाए भुट्टो ट्रायल को अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 186 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और इसको मर्डर डिक्लेयर किया जाए बेसिकली। उस टाइम इसको लॉ के अकॉर्डिंग और उनको सजा दी गई थी और बहुत एक क्योस बना था। लेकिन उस टाइम बाबर एवान पीपल्स पार्टी में हुआ करते थे, अब तो उन्होंने पीटीआई ज्वाइन कर लिया है, और तब उन्होंने बड़े लेंथी आर्ग्यूमेंट्स दे के इस चीज़ को जस्टिफाई किया था और मेक श्योर किया था कि इसके ऊपर जो है ना फैसला सुनाया जाए। लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 12 साल से देख लें कि इसका फैसला नहीं आया, ये केस ऐसे ही पड़ा हुआ है अभी तक। लेकिन अब इसके ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो उनका बेंच तैयार है कि अगले हफ्ते एक्सपेक्टेड है कि वो इसके ऊपर डिसीजन दे देंगे, और इसको बात तो ये की जा रही है कि इसको जुडिशल मर्डर करार दें जुल्फिकार अली भुट्टो का। तो ये देखने को मिलेगा अभी, लेट्स सी कि क्या बनता है इसके बारे में। बाकी न्यूज़ में ये है कि कराची में आग लगी है और अर्शी शॉपिंग मॉल में। इसकी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो गई है, लोगों को अपनी चीज़ें निकालने का मौका नहीं मिला। लेकिन जो मुर्तज़ा सोलंकी जो गवर्नर सिंध है, उनसे जब बात की गई कि इसके बारे में कि ये किस हद तक और क्यों इस तरीके के वाक़यात कराची में होते हैं, तो उन्होंने उसके आगे से जवाब में कहा कि कराची एक लवारिस शहर है, कोई इसके बारे में जो है नहीं पूछता, या जो चाहे चोरी कर जाए, जो चाहे यहाँ पर बंदा मार जाए, कोई इंसाफ नहीं है ना। यहाँ पर बिल्डिंग्स सिक्योर हैं कि वहाँ पे वैसे इलेक्ट्रिकल जो सिस्टम्स हैं जिससे फायर जो है वो इरप्ट हो जाती है, किसी किस्म का यहाँ पे चेक एंड बैलेंस नहीं है। बेसिकली ये गवर्नर सिंध बोल रहे हैं ये बातें, यानी कि जो चीज़ें एक बंदा जिम्मेदार है उनका, वो उन्हीं बातों को कंप्लेन कर रहा है। आप गवर्नमेंट में, मुझे नहीं समझ आती ऐसे लोग
क्या कर रहे हैं, वो अपनी पोजीशन छोड़ क्यों नहीं देते। बेहतर है कि अगर आपने भी वही बातें करनी है जो काम शहरी ने करनी है, तो आप में और उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। आप अपनी पोजीशन से उतरे और किसी बेहतर ऐसे बंदे को आने दे जो शायद इस बारे में कुछ कर सके। लेकिन बहरहाल एक अमेजिंग लगती है, एक बड़ी सरप्राइजिंग सी लगती है कि आप जो ऑब्वियसली एक बंदे को जिसने ये काम करने हैं सारे मुल्क में या शहर में सिक्योरिटी इंश्योर करनी है, वो आगे से कह रहा हो कि हमारे तो शहर में सिक्योरिटी नहीं है, मैं क्या करूँ। अभी तक के लिए न्यूज़ में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।